हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8th चैप्टर 5 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। इसी चैप्टर के लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो कोल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कोल को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको कैसे अर्थ क्रस्ट में से ऑब्टेन किया जाता है और इसको जलाने से क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है। और आज के लेसन में हम पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम। द टर्म पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। इट इज माइंड फ्रॉम रॉक्स अंडर द अर्थ। वो ऑयल जो अर्थ के अंदर से, रॉक्स के बीच में से निकाला जाता है, उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। तो पेट्रोलियम जो टर्म है दो वर्ड से मिलकर बनी है, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। रॉक्स के बीच में से जो ऑयल निकाला गया है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नॉन एज क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। आप जब न्यूज़ सुनते हैं तो आप सुनते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, हाइक आया है, जिसकी वजह से अब पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है वो इसी पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। So petroleum is a fossil fuels formed from the remains of ancient marine organism. Marine means aquatic, जो आपके पानी के अंदर रहते थे। तो समुद्र के अंदर जो एनिमल्स रहते थे उनके फॉसिल से पेट्रोलियम बना है। हमने देखा था जो कोल है वो प्लांट फॉसिल से बना है और जो पेट्रोलियम है ये किससे बना है? एनिमल फॉसिल से बना है, मैराइन एनिमल के फॉसिल से बना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्मेशन। कैसे होती है पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन? बहुत सालों पहले जो समुद्र के जो जीव हैं, जो मैराइन ऑर्गेनिज्म हैं, जब वो मर गए थे तो वो क्या हुए? नीचे सेटल डाउन हो गए, समुद्र की सतह पे सेटल डाउन हो गए। इससे क्या हुआ? उसके ऊपर धीरे धीरे सैंड एंड स्लिट डिपॉजिट होती गई, जिससे इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया और जैसे जैसे नीचे जाते गए टेम्परेचर बढ़ता गया। तो विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर द एनिमल्स एंड वेरी स्मॉल प्लांट्स, मैराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑयल एंड गैस। ऐसे हुई थी आपकी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की फॉर्मेशन। Tiny sea plants and animals died and were buried on the ocean floor. Ocean floor के ऊपर दब गए वो। Over time they were covered by layers of slit and sand. Slit और sand के साथ कवर हो गए। Over millions of years, लाखों सालों में जो remains थे, जो buried हो गए थे ओशन फ्लोर के ऊपर, वो और डीपर जाते गए जैसे जैसे उनके ऊपर फर्दर सैंड और स्लिट डिपॉजिट होती चली गई। The enormous heat and pressure turned them into oil and gas. तो जो हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, उसकी वजह से वो ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए। सो टुडे वी ड्रिल डाउन थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, स्लिट एंड रॉक टू रीच द रॉक फॉर्मेशंस दैट कंटेन ऑयल एंड गैस डिपॉजिट। तो हम ड्रिल करते हैं सैंड में से, रॉक में से, ताकि हम वहां पे पहुंच सकें जिन चट्टानों के अंदर ऑयल और गैस क्या है? ट्रैप्ड हो रखा है, पाया जाएगा। उन चट्टानों तक जाने के लिए हम ड्रिल करते हैं। तो आप लोगों ने ऑयल वेल का नाम सुना होगा। When the sea organisms die, their bodies sink to the bottom of the sea. With time, they get covered with layers of sand and clay. ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अभी ये आपको एक सिस्टमेटिक वे में लिखी हुई है। Over millions of years, these remains get transformed into petroleum and natural gas due to high temperature and high pressure and एब्सेंस ऑफ एयर। एयर नहीं है वहां पे, तो इन तीनों चीजों की प्रेजेंस में जो आपके रिमेन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? ऑयल एंड गैस में कन्वर्ट हो गए। व्हेन वी डिग ऑयल वेल्स, नेचुरल गैस इज अबाउ क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल आपको नीचे मिलेगा, जो पेट्रोलियम मिलेगा, उसके ऊपर क्या होगी? नेचुरल गैस, क्योंकि गैस हल्की होती है तो वो उसके ऊपर की तरफ आपको मिलेगी। विच इन टर्न इज अबाउ वाटर। दिस हैपन्स बिकॉज गैस एंड ऑयल आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। ऑयल की और वाटर की अगर डेंसिटी को कंपेयर किया जाए, क्योंकि दोनों क्या है? लिक्विड है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी वो फ्लोट करेगा दूसरे के ऊपर। तो ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए ऑयल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ये आप घर में भी करके देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें ऑयल डालिए, ऑयल ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। और गैस तो है ही लाइटर, क्योंकि स्टेट ही क्या होगी इसकी, गैस होगी। तो गैस सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो सबसे पहला कुआं था वर्ल्ड का, इट वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। जो सेकंड ऑयल वेल था पूरे वर्ल्ड का, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंडिया आ रहा है यहां पे, जो सेकंड ऑयल वेल था वर्ल्ड का वो माकुम आसाम इंडिया में 1867 में ड्रिल किया गया था, जो यूएसए के बाद 8 साल बाद खोजा गया था। तो पहला पूरे वर्ल्ड में पेंसिल्वेनिया यूएसए, और दूसरा पूरे वर्ल्ड में इंडिया के आसाम मुकाम के अंदर। तो इंडिया के अंदर ऑयल कहां कहां मिलता है? आसाम में, गुजरात में, मुंबई हाई। आमतौर पर जब भी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो न्यूज के अंदर ये मुंबई हाई वाली फोटो दिखाई जाती है। एंड रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, साउथ में गोदावरी और कृष्णा के रिवर बेसिन में आपको ऑयल देखने को मिल जाएगा। यहां से समझ लेते हैं हम लोगों ने आसाम की बात की, हमारे इंडिया के मैप में आसाम यहां पर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। फिर हमने गुजरात की बात की, सबको पता होगा गांधी जी से बहुत ज़्यादा फेमस है ये, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर ये मुंबई हाई है, मुंबई से थोड़ा दूर समुद्र के बीच में। रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पे जो दोनों आपके रिवर्स हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, इनके बेसिन में भी आपको ऑयल देखने को मिलेगा। तो ये है इंडिया की वो जगह जहां पर ऑयल पाया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अभी मैंने आपको बताया पेट्रोल डीजल ये किससे निकाले जाते हैं? पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, और वो सभी प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे? आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है जी, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? पेट्रोकेमिकल्स। ओरिजिनली पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम गैस होना चाहिए था यहाँ पे, पैराफिन, वैक्स, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब किसके प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। इट इज ए डार्क ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, ये एक डार्क और ऑयली, ऑयल है हम सबको पता है, ये सारी चीजें ऑयल हैं, और इसके अंदर से एक अनप्लीजेंट ऑर्डर आता है। इसके बाद पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है जिससे कि इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सके। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और जो रिफाइनिंग का काम है वो पेट्रोलियम रिफाइनरीज में किया जाता है। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के और उनके क्या क्या यूजेस हैं? जो आपको एलपीजी घर में यूज करने को मिलती है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे इसकी आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोल से मिलती है गैस, होम और इंडस्ट्री के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोल है, मोटर व्हीकल्स के अंदर फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। एविएशन इंडस्ट्री मींस जो आपके प्लेन वगैरह चलते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। एज सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीन करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैरोसिन, पहले के टाइम पे स्टोव्स जो होते थे घरों में उनके अंदर क्या चलता था? कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था, लैंप जो होते थे, और जेट एयरक्राफ्ट में भी कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल भी मोटर व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जो बड़े हैं जैसे ट्रक है, बस है। पेट्रोल छोटे व्हीकल्स में यूज किया जाता है। इसके साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपके स्कूल में भी जनरेटर है, उसके अंदर भी डीजल का यूज किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, आप सब ऐड देखते होंगे, सर्वो एक्टिव मोटरसाइकिल के अंदर ऐड आती है, ट्रक के अंदर ऐड आती है कि जान डाल दे। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, उसको बनाने में भी पेट्रोल का ही इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट जो आप दवाइयां लगाते हैं चोट के ऊपर, कैंडल जो हैं, वैसलीन्स जो हैं, ये सभी इसी पैराफिन वैक्स से बनाई जाती हैं, जो पेट्रोल का ही एक प्रोडक्ट। ब्यूटामिन, हमने बात की थी कि पहले कोल तार का इस्तेमाल किया जाता था रोड सरफेसिंग के लिए, अब ब्यूटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग पेंट्स एंड फॉर रोड सरफेसिंग, पेंट बनाने में और रोड सरफेसिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि
इसके अंदर से बहुत सारे सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं जो कमर्शियली सक्सेसफुल हैं। इनको हर जगह पे यूज़ किया जा सकता है। जितने प्रोडक्ट बनेंगे सब महंगे हैं और बहुत जगह पे इस्तेमाल होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो वो सब्सटेंसेस जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। फिर इन फर्दर इन पेट्रोकेमिकल्स का यूज किया जाता है ये चीजें बनाने के लिए। सिंथेटिक फाइबर, हम फाइबर एंड प्लास्टिक में पढ़ के आए हैं, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, ये पेट्रोकेमिकल्स से बनते हैं। डिटर्जेंट बनाने में, पॉलिथीन बनाने में, मैन मेड जो प्लास्टिक है वो सभी पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। नेचुरल गैस में से हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जैसे कि यूरिया। सो नेचुरल गैस के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। नेचुरल गैस के आगे एक आपने वर्ड और सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। सो पेट्रोलियम के बाद अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल फाउंड नेचुरली एज हाइड्रोकार्बन गैस। हाइड्रोकार्बन मीन्स वो कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो जो आपकी नेचुरल गैस है एक फॉसिल फ्यूल है जो नेचुरली आपको हाइड्रोकार्बन गैस के फॉर्म में मिलेगा, मिक्सचर इन द ऑयल वेल, ऑयल वेल के अंदर से ही निकाला जाता है। इट्स मेन कंपोनेंट इज मीथेन। इसका सबसे मेन कंपोनेंट है मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन दो ही चीजें हैं, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बट इट मे ऑल्सो कंटेन वेराइंग अमाउंट ऑफ अदर हायर एल्केन्स, और भी ज्यादा हो सकते हैं, मीथेन से ऊपर ब्यूटेन वगैरह हो सकते हैं। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर ऑल्सो फाउंड इन नेचुरल गैस इन सम स्मॉल परसेंटेजेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, उसके अंदर हीलियम गैस भी मिलेगी, नाइट्रोजन गैस भी मिलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी आपको नेचुरल गैस के अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में देखने को मिल सकती है। Why is natural gas important as a fossil fuel? क्यों important है ये? Natural gas is considered important as this fuel can easily be transported through pipe. इस फ्यूल को हम पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पहले तो नहीं, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर CNG का इस्तेमाल होता है। आप सब ने देखा होगा, हमारे लोकल में भी अब CNG के पंप्स खुल गए हैं। अदरवाइज जो दिल्ली है उसके अंदर जितनी भी बसेस चलती हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट, जितने ट्रक्स चलते हैं, छोटी गाड़ियां चलती हैं, जो टैक्सीज चलती हैं, वो सब किस पे चलती हैं? CNG पे चलती हैं। और CNG को बड़ा आसान है पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना। इट इज स्टोर्ड एज CNG, इसको CNG के तौर पे स्टोर किया जाता है और बहुत सारे पर्पजेज में इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स भी CNG की सहायता से बनाए जाते हैं। जो नेचुरल गैस है वो कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करती और इसकी हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी, क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है कि थोड़ी सी अमाउंट में कितनी हीट वो प्रोड्यूस कर सकता है। से 1 kg फ्यूल को जलाने से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो उसकी क्लोरोफिक वैल्यू होती है। तो थोड़ा सा नेचुरल गैस जलाने से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इसकी हाई क्लोरोफिक वैल्यू है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में उसको स्टोर किया जाता है जैसे LPG को स्टोर किया जाता है। CNG यूजफुल क्यों है? क्योंकि ये पावर जनरेट करने में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इस्तेमाल होती है। क्लीनर फ्यूल है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए क्योंकि ये बहुत कम पॉल्यूशन करती है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री विच कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप। घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज किया जा सकता है। जो CNG पाइपलाइन नेटवर्क है वो वडोदरा गुजरात में एग्जिस्ट करता है, दिल्ली में एग्जिस्ट करता है, और अब मेजर सिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, आपका चेन्नई, बेंगलोर, चंडीगढ़, जो फेमस सिटीज हैं उन सब के अंदर अब आपको CNG की पाइपलाइन का नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। सो व्हाई इज CNG कंसिडर्ड एज क्लीनर फ्यूल? क्लीनर फ्यूल क्यों कह रहे हैं इसको तब से? क्योंकि ये बेटर है एज कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम, इसीलिए इसको क्लीनर कहा है। क्लीनर क्यों है? क्योंकि जब इसको जलाया जाता है तो बहुत कम अमाउंट में पॉल्यूशन होता है एज कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स। खुद भी फॉसिल फ्यूल है लेकिन दूसरे फॉसिल फ्यूल से कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। नेचुरल गैस एमिट्स
50% लेस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमने बात की थी कि जब कोल को जलाया जाता है कि सल्फर की ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोल और पेट्रोलियम के कंपैरिजन में 50% कम ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। However, it is not the best solution as there are better sources of energy present nowadays like solar energy. बेस्ट नहीं कह सकते इसको, लेकिन इनके कंपैरिजन में ठीक है, क्योंकि आज के समय पे सोलर एनर्जी है जो बिल्कुल भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती है और हम धीरे धीरे उसी के ऊपर स्विच होते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जो नेचुरल गैस है उसके रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, त्रिपुरा है और रिवर डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा में आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी। मैप में देखते हैं एक बार। ये राजस्थान को यहाँ पे गलत मार्क किया गया, दिस इज मध्य प्रदेश, दिस इज योर राजस्थान। राजस्थान, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, रिवर डेल्टा ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। बेसिन नहीं कहा, बेसिन कहा जाता तो ये ऐसे दिखाते, पूरे के पूरे जो पाथ है वो दिखाते। अब रिवर डेल्टा कहा है, डेल्टा कहाँ बनता है? जहाँ पे वो समुद्र से मिलती हैं। तो रिवर डेल्टा में भी आपको नेचुरल गैस देखने को मिलेगी कृष्णा और गोदावरी के। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लिमिटेड नेचर में, एक अनलिमिटेड होते हैं। जो लिमिटेड होते हैं वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, जिनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, जबकि जो अनलिमिटेड हैं उनको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि वो खत्म नहीं होंगे। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं की जा सकती, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और इनको बनने में भी हजारों साल, लाखों साल लग जाते हैं। हमने इनकी फॉर्मेशन वाले टॉपिक में इस चीज को समझा था। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने की क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या परिणाम होंगे? इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन। अब तक हमने पढ़ा कोल, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस थोड़ा कम पॉल्यूशन करती है, पर करती है ना। सो जो बर्निंग है फॉसिल फ्यूल्स की, उसके अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई अगर किसी फैक्ट्री के पास रहता है तो आपने देखा होगा काले काले जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हकीकत में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो आपके कपड़ों पे आके गिर जाते हैं यदि आप छत पे जाएं तो। दीज पार्टिकल एक्ट एज पॉल्यूटेंट एंड इंक्रीज एयर पॉल्यूशन। ये एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने का काम करती हैं। फॉसिल फ्यूल्स बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, और सभी देश मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। Fossil fuels, when burnt, release large amounts of carbon dioxide in the air. As the amount of carbon dioxide increases, it results in an increase in the global temperature of the earth and leads to the global warming. जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी अभी होती है, और इसके और भी ज़्यादा डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, और हमको पता है कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्योर वाटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है जी, जो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, अगर वो पिघल जाएंगे तो सारा पीने का पानी वापस समुद्र में चला जाएगा, जो पीने लायक नहीं होता। Why should we use fossil fuels economically? इतना सोच समझ के उनको क्यों यूज करना है? क्योंकि पहली बात, वो लिमिटेड है क्वांटिटी में। दूसरी बात, इनको जलाने से एयर पॉल्यूशन एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग होती है। Hence we should use fuels economically to make sure that we can use them for a longer time. अगर सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो ये लंबे समय तक चल जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और हमें एक क्लीनर एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। सो हाउ कैन वी सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हाइल ड्राइविंग? कैसे हम पेट्रोल और डीजल सेव कर सकते हैं? तो हमारी एक अथॉरिटी है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, इंडिया की एक एजेंसी है जो हमें टिप्स देती है, गाइडलाइंस देती है कि हम पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं। ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पे चलाइए, गाड़ी को ज़्यादा जल्दी से
तेज़ मत भगाइए, अचानक से मत रोकिए, मॉडरेट स्पीड पे चलाइए, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे। आपने देखा होगा कि एक ऐसे डॉट्स बने हुए होते हैं, 2 लाइन बनी हुई होती हैं आपके स्पीडोमीटर के ऊपर कि उसके अंदर चलाएंगे तो आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगी। मेंटेन टायर प्रेशर एट करेक्ट लेवल, अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर को करेक्ट लेवल पे मेंटेन कीजिए, अदरवाइज क्या होगा, वो ज़्यादा पेट्रोल या डीजल लेंगे। ना ज़्यादा हवा भरनी है, फट सकते हैं वो गर्म होके, ना कम रखनी है, माइलेज कम हो जाएगी। स्विच ऑफ इंजन व्हेन यू आर वेटिंग, ट्रैफिक लाइट के ऊपर अगर आपको दिख रहा है कि काफ़ी लंबी वेटिंग है तो अपने इंजन को बंद कर लीजिए। डू रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर व्हीकल, टाइम टू टाइम सर्विस कराइए ताकि उसके अंदर डीजल पेट्रोल की जो यूजेज है वो कम रहे, ठीक रहे। वाई फॉसिल फ्यूल कैन लास्ट फॉर 100 ईयर्स ओनली, क्यों फॉसिल फ्यूल्स अगले 100 सालों तक ही मिलेंगे हमें, उसके बाद नहीं मिलेंगे? क्योंकि फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं और ये इतनी अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है। दे टेक 100 और 1000 ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश, ये हजारों साल लगा देते हैं रिप्लेनिश होने में, दोबारा बनने में। और जो इनका रेट ऑफ कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। पहले के टाइम पे लिमिटेड लोगों के घर में गाड़ियाँ थी, अब हर घर में कई कई गाड़ियाँ हैं, तो पेट्रोल और डीजल की खपत यूजेज बढ़ चुकी है। इट मीन्स दैट मोर अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग यूज्ड देन इट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड। इसका मतलब जितना रिप्लेनिश हो रहा है उससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि दे कैन रिप्लेनिश कंप्लीटली इन 100 ईयर्स। साइंटिस्ट क्या कहते हैं? रिप्लेनिश नहीं होंगे, दे विल बी एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो जाएंगे 100 सालों के अंदर, क्योंकि इंसान उनको बहुत तेज़ गति से यूज़ कर रहा है। So this was all about this chapter. Thank you very much. God bless you all. Take care.